हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज GOC का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने GOC स्टार्ट करी थी। GOC में क्या क्या डिस्कस करना है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक भी अपन ने पढ़ लिया था बॉन्ड क्लीवेज का, ठीक है। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भाई नेचर ऑफ रिएजेंट, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिएजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई अभिक्रमक की प्रकृति, ठीक है। तो अब होता क्या है देखना जरा, नेचर ऑफ रिएजेंट या अभिक्रमक की प्रकृति। ये हमने सीख लिया था कि भाई किसी भी रिएक्शन में अभिक्रमक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर तो X लिखा होता है, X तो क्या है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है भाई, उत्प्रेरक का काम तो केवल इतना होता है कि ये अभिक्रिया की गति को कम या ज़्यादा करता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो ये अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है, स्पीड को बढ़ाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो स्पीड को कम करता है। उत्पाद क्या होता है, रिएक्शन में जो भी बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है क्रियाधार, क्रियाधार सबस्ट्रेट, और दूसरा अपने पास एक होता है भाई जिसको बोलते हैं अभिक्रमक, इसको बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है। तो एक तो होता है क्रियाधार सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट। अब क्या है कि भाई जो रिएजेंट है वो क्या करेगा, क्रियाधार पर अटैक करेगा। तो B जो है वो अगर रिएजेंट है तो B क्या करेगा, A पर अटैक करेगा, और इसी अटैक की वजह से दोनों के बीच में टक्कर होगी और टक्कर की वजह से ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो A और B जो है वो अटैक करने वाला है, A वो प्रजाति है जिस पर आक्रमण होता है। तो क्रियाधार जो है ये है वो प्रजाति है जिस पर आक्रमण होता है, जिस पर आक्रमण होता है, ठीक है। जबकि B ये वो प्रजाति है जो आक्रमण करती है, जो आक्रमण करती है, ठीक है ना। आक्रमण करने वाली प्रजातियां यानी टकरा के ये B जो है ना वो A के पास जाएगा टकराने, इससे टक्कर करने। तो आक्रमण करने वाली प्रजातियां जो है वो तो क्या होती है, अभिक्रमक होती है। जिन पर आक्रमण होता है उसको क्रियाधार बोलते हैं। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्लियर है बात। तो भाई ये हो गया अपने पास अभिक्रमक की प्रकृति। कितने प्रकार के होते हैं अभिक्रमक, तो मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, हिंदी में बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। अब कल मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया था। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है, ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है। अगर मैं इसका हिंदी में मीनिंग निकालूं तो ये इसका मीनिंग होता है, डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन क्या है भी बात करेंगे। इसको हम E+ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिखोगे कि भाई ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है, ठीक है ना। जो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा भाई, जो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा, ठीक है। और खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है उनको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है ये धनावेशित या उदासीन हो सकती है, या उदासीन हो सकती है। तो ये जो प्रजातियां है ना ये धनावेशित हो सकती है या फिर उदासीन भी हो सकती है। इन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या उदासीन भी हो सकती है। अभी हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। फिर भाई एक लाइन और लिख रहा हूं, सभी
इलेक्ट्रॉन्स नहीं लुईस अम्ल होते हैं या लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है भाई, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लुईस एसिड क्या होता है भाई, आपने जो है वो 10th क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा, लुईस एसिड, लुईस बेस, एसिड बेस कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं उनको तो लुईस एसिड बोलते हैं। याद करो 3 एसिड बेस कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे, आर्रेनियस एसिड बेस है ना, दूसरा ब्रोस्टेंट एसिड बेस, तीसरा लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जो भी लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है, ऐसी प्रजातियां जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। क्लियर है बात। तो भाई ये जो है ये लुईस एसिड होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ना तो ध्यान से देखना, धनावेशित, तो धनावेशित प्रजातियां कौन सी है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करती है। ध्यान से देखें, जैसे भाई अपने पास हो गया Cl+ है ना, Br+, पॉजिटिव चार्ज अगर किसी पर आता है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगी। जैसे R+ का मतलब हो गया भाई कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसी प्रजातियां जिनमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो जितने भी कार्बोकेटाइन है, जैसे भाई अपने पास CH3+ हो गया, ये कार्बोकेटाइन है, CH3 CH2+ हो गया, यहाँ पर भी कार्बन पर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन है। कोई भी कार्बोकेटाइन जहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो एक क्या होगा, कार्बोकेटाइन होगा। तो ये धनावेशित है। धनावेशित क्योंकि खुद पर धनावेश है, खुद पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, इन पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो Cl+, Br+ या कार्बोकेटाइन हो गया, इसके अलावा भाई Ag+ हो गया है ना, Zn+2 हो गया, Fe+2 हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे Cu+ हो गया, ये सारे के सारे जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाली प्रजातियां जो है वो क्या हो सकती है भाई, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन स्नेही की बातें व्यवहार कर सकती है। ये उदासीन भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं कि भाई जिस पर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की बातें व्यवहार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए उदासीन प्रजातियां, तो भाई इसमें अष्टक जिनका अपूर्ण होता है, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, ठीक है, ऐसी प्रजातियां जिनका अष्टक क्या हो, अपूर्ण हो। तो अष्टक अपूर्ण होता है वो सारी की सारी प्रजातियां इलेक्ट्रॉन स्नेही की बातें व्यवहार करेगी। एग्जाम्पल के लिए देखना, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, FeCl3, FeCl2 है ना, ये सारे के सारे जो है वो अष्टक न्यून यौगिक है। तो अष्टक न्यून यौगिक है। अष्टक क्या होता है कि भाई कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो इस केस में वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की बातें व्यवहार कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहेगा। लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ी सी लुईस अष्टक नियम की बात करी थी। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन क्यों कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। और देखना जरा कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनके पास रिक्त डी कक्षक हो, ठीक है ना, जिनके पास रिक्त डी कक्षक हो वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की बातें व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला है अपने पास ऐसे यौगिक या ऐसी प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जिनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित हो, ठीक है। रिक्त डी कक्षक अगर उपस्थित होंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की बातें व्यवहार कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए SnCl4 हो गया अपने पास, ठीक है, SiCl4 हो गया, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, ठीक है। इनमें सबके पास जो है वो रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, ठीक है ना। ये जितने भी है Sn, 3 के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं,
सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, फॉस्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो रिक्त डी कक्षक होने की वजह से क्या होगा कि भाई इनके पास जगह है इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए, कि भाई कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एक चीज देखना भाई, जैसे आपको मैं ये दे दूं कि भाई NH4+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? नहीं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। धनावेश है ना, धनावेश। आप कहोगे कि सर धनावेश आएगा, तो धनावेश तो नेगेटिव चार्ज को ग्रहण कर सकता है, धनावेश तो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो सकता है, धनावेश इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे भाई ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखना, नाइट्रोजन जो है इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑलरेडी अष्टक पूरा है। अब नाइट्रोजन के पास कोई खाली जगह नहीं है, रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं है, तो इसके पास रिक्त कक्षक जो है वो अनुपस्थित है। यानी अगर ये चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो भी ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए इसके पास जगह ही नहीं है। कहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, रिक्त कक्षक नहीं है। इनके पास देखना जरा, आप कहोगे कि सर यहां अष्टक पूरा है, यहां अष्टक पूरा है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह है, खाली कक्षक है। अरे भाई तुम्हारी तिजोरी खाली पड़ी है, ठीक है, तो तुम पैसा ले सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि भाई तिजोरी अगर भरी पड़ी है, सर कोई बात नहीं, तब भी आप तो दे दो, तब भी हम तो ग्रहण कर लेंगे, वो वाली बात यहाँ नहीं लगती है, ठीक है ना। तो भाई इसके पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। स्पेशल केस से ध्यान रखना। ऐसे ही हम बात करें ना कि H3O+, इस पर भी धनावेश है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं है। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है ना, धनावेश है लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा ही आएगा कि निम्न में से कौन सी प्रजाति इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है भाई कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते। इसके अलावा जो फर्स्ट ए Na+ है, K+ है, Li+ है, ये जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। ध्यान से, है ना, कि भाई लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या होती है भाई? धातुएं होती है ना, और क्षार धातु है, बहुत ही ज्यादा धात्विक गुण है। धातु का गुण होता है, धातु की एक अभिलाक्षणिक प्रकृति होती है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है धातुएं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इनमें बहुत ही कम होती है। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, तो ये न के बराबर इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार कर, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार करती है ना, या लगभग आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार नहीं करते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, या इनको दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा सा बेसिक आइडिया था किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बारे में। और देखो जरा कि भाई कुछ और कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की भांति व्यवहार कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ऐसी प्रजातियां, अगला है ऐसी प्रजातियां जिनमें दो अलग अलग विद्युत ऋणताओं वाले परमाणुओं के मध्य बहुबंध उपस्थित हो, ठीक है भाई। ऐसी प्रजातियां जिनमें दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु के मध्य बहुबंध उपस्थित हो, तो वहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, जैसे CO2 है, ठीक है, तो अब CO2 में कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर सकता है। यहाँ पर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। कैसे ग्रहण करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कैसे करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं
हम केवल अभी ये समझ रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है, कौन सा नाभिक स्नेही होता है। क्वेश्चन इनमें से ऐसा ही आएगा, आपको पहचानना होगा कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, जैसे भाई SO2 हो गया, यहाँ पर भी दोनों की विद्युत ऋणता अलग अलग है और दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। SO3 हो गया, सेम टू सेम केस है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ना बोर्ड पर, जितनी भी स्पीसीज लिखी है, ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकती है। सारी की सारी प्रजातियां इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होगा, ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। नेक्स्ट अपने पास जो है रिएजेंट, वो है भाई नाभिक स्नेही। तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं, देखना जरा, इसको मिटा देता हूं। नाभिक स्नेही, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल शॉर्ट में कैसे प्रदर्शित करेंगे, NU माइनस है, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होती है, तो नाभिक स्नेही यानी क्या मतलब निकालूं, ऐसी प्रजातियां जो नाभिक से स्नेह रखती है, ऐसी प्रजातियां जो नाभिक से स्नेह रखती है, ठीक है। अब ये तो हुई, इसका मीनिंग हो गया, ये तो डेफिनेशन नहीं हुई है। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नेगेटिव चार्ज से स्नेह कौन करेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगी, उसका उल्टा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा भाई, ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है, ठीक है, उनको नाभिक स्नेही बोलेंगे, ठीक है ना। अब नाभिक स्नेही जो है, ये भी आप बोल सकते हो कि ये प्रजातियां भी ऋणावेशित या उदासीन हो सकती है। इन पर ऋणावेशित भी हो सकती है या उदासीन भी हो सकती है, दोनों की भांति, मतलब उदासीन या ऋणावेशित प्रजातियां जो है वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकती है। धनावेश होगा तो धनावेश वाला नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार नहीं करेगा, ऐसे ही ऋणावेश होगा तो ऋणावेश वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रही है तो ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन दान करती है, ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन देती है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रजातियां जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रजातियां जो है वो, याद करो, लुईस अम्ल, लुईस क्षार। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं वो तो लुईस अम्ल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है, वो लुईस क्षार होते हैं। तो ये प्रजातियां जो है वो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है, ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है। अब ये चीज ध्यान में रखना, ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं ना, ठीक है, यहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि नाभिक स्नेही के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन गलत है, इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन गलत है। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्लियर बात। अब देखना, अब अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी प्रजातियां नाभिक स्नेही, कौन सी इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जाम्पल देख लिए, नाभिक स्नेही के एग्जाम्पल देखते हैं। ऋणावेशित प्रजातियों की बात करते हैं पहले तो, ऋणावेशित। तो देखें भाई, ऋणावेशित प्रजातियों में जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है ना, I माइनस हो गया, ये सारे के सारे ऋणावेशित प्रजातियां नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकती है। कैसे, आप कहोगे कि सर Cl को तो अभी आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही बताया था। बिल्कुल, Cl पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, Cl पर नेगेटिव चार्ज है तो नाभिक स्नेही, Br पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, नेगेटिव चार्ज है तो नाभिक स्नेही, ठीक है ना। ऐसे चेक करना है कि वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, क्लियर है।
इसके बाद में देखो जैसे CH3 माइनस हो गया, है ना, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बो कैटाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा NH2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, RO माइनस हो गया, RCOO माइनस हो गया, इन सब पर नेगेटिव चार्ज है ना। RNH2 माइनस हो गया, RNH माइनस हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी कंपाउंड है जिन पर भी नेगेटिव चार्ज हो गया, SH माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे किसकी भांति व्यवहार करेंगे, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेंगे, यानी दूसरे को किसी और को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रजातियां किसकी तरह बिहेव करेगी भाई, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगी। फिर उदासीन प्रजातियां, मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि उदासीन वाले जो है वो भी नाभिक स्नेही हो सकते हैं, तो उदासीन प्रजातियां भी नाभिक स्नेही हो सकती है। अब उदासीन प्रजातियां कौन सी जो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेगी, तो ऐसी प्रजातियां जिनमें जिनका अष्टक पूरा हो, जिनका अष्टक पूर्ण हो तथा कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित हो, ठीक है। तो भाई वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकती है। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, अष्टक पूरा होना चाहिए और कम से कम एक लोन पेयर भी उपस्थित, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, अष्टक पूरा और कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। तो इस केस में जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगी भाई, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकती है, ठीक है। देखिए जरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे भाई NH3, अब भाई NH3 में नाइट्रोजन को देखना, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है, नाइट्रोजन का अष्टक क्या है, पूरा है। कैसे, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। और एक लोन पेयर है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकता है, ठीक है। फिर RNH2 सेम टू सेम केस यहाँ पर है, RNHR ये भी सेम टू सेम केस है, RNR 3 डिग्री एमाइन ये भी नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकता है। H2O भाई अपना H2O है ना, यहाँ पर भी HOH, ध्यान से देखो जरा, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है। कैसे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर देखो H2O हो गया, ठीक है। एल्कोहल हो गया, एल्कोहल भी नाभिक स्नेही हो सकता है, ROH एल्कोहल भी नाभिक स्नेही हो सकता है। इसके अलावा जो है वो ROR ईथर हो गया, ईथर भी नाभिक स्नेही हो सकता है। तो ये सारे के सारे वो कंपाउंड है जो नाभिक स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेही, हमने एग्जाम्पल देख लिया। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति भी व्यवहार करते हैं, नाभिक स्नेही की भांति भी व्यवहार करते हैं, दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, है ना। कुछ कंपाउंड है ऐसे, देखो जरा कौन से कंपाउंड है जो दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं भाई, कुछ कंपाउंड होते हैं जो दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं, नाभिक स्नेही भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी होते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। तो देखना कि भाई RCOOH, ठीक है, और देखो RCONH2 RCOX, ठीक है, RCN, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं और ये दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। एस्टर भी ले लेते हैं, एस्टर भी होता है। ये सारे के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन स्नेही है और नाभिक स्नेही दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना जरा भाई, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही में एक कंडीशन बताई थी कि भाई ऐसे यौगिक जिनमें दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु के बीच में बहुबंध उपस्थित हो, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बहुबंध उपस्थित है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बहुबंध उपस्थित है, तो ये वाला जो है कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर सकता है। फिर भाई इस ऑक्सीजन को देखना जरा, है ना, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर इसका अष्टक पूरा है, टोटल 2 2 4 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, तो एक लोन पेयर भी इसके पास तो 2 है, अच्छी बात है। तो ये वाला नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकता है। तो पूरा कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन स्नेही टर्मिनल भी आ गया, नाभिक स्नेही भी टर्मिनल आ गया। तो ऐसे ही इन सब में है ना, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ पर देखो जरा,
कि दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले कंपाउंड के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। फिर न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल में ये नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर कम से कम एक लोन पेयर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, एक लोन पेयर आएगा तो ये नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अष्टक इसका पूरा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये भी नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये भी दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। क्लियर है बात? तो भाई ये था अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, सिंपल सा काम है, पहचान लोगे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है और कौन सा नाभिक स्नेही है। क्लियर है बात? तो भाई नेक्स्ट अपन टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। ये था भाई अपना कौन सा, नेचर ऑफ रिएजेंट, अभिक्रमक की प्रकृति। कितने टाइप के हो गए अभिक्रमक, दो प्रकार के हो गए, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। और ये वर्ड जो बता रहा हूँ ये बार बार ऑर्गेनिक में, जीओसी में काम में आते रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है देखते हैं। देखो भैया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बोलते हैं। क्या होता है अभी बात करते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है भाई। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आके देखेंगे कि वो प्रभाव या वह प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है, ठीक है ना। वह प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है। कि भाई वो प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव बोलेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होंगे, खिसकेंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होंगे, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलेंगे। ये जो है वो बेसिकली चार तरीके का होता है। कौन कौन सा होगा, एक तो होता है भाई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव भी बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, शॉर्ट में मैं इसको आई प्रभाव बोलूंगा, ठीक है। दूसरा जो है वो अपने पास होता है भाई रेजोनेंस, हिंदी में इसको अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है भाई हाइपर कॉन्जुगेशन, और हिंदी में इसको अति संयुग्मन बोलते हैं, ठीक। चौथे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ठीक है। चार तरीके का होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है ना। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव। अब इनमें शुरू के जो तीन है ना, ये वाले, ये तीनों के तीनों जो है वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट, ठीक है। और ये वाला जो है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है, यानी ये वाला कहीं लगता है, कई बार नहीं लगता है, जबकि अगर इनकी कंडीशन फुलफिल है तो ये हमेशा अप्लाई होंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो है वो कई बार लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, कब लगाना कब नहीं लगाना है, इन सब की बातें अपन जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये परमानेंट और टेम्परेरी वर्ड का मतलब आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, यहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई देखना जरा कि प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट या आई प्रभाव क्या होता है ना। भाई मेरे पास क्या है कि कोई कंपाउंड है,
जैसे CH3 CH2 और CH2 CH2 और यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है X, ठीक। एक कंपाउंड और है CH2 और ये CH2 और ये CH2, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा है Y, ठीक है। ये दो अलग अलग अपने पास कंपाउंड है। ऊपर वाले में मैं ये कहता हूँ कि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई X की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है, और नीचे वाले में आपको ध्यान में रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y, कि यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यहाँ X की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणताओं में, कार्बन और X की विद्युत ऋणताओं में क्या आ गया, अंतर आ गया, कार्बन और Y की विद्युत ऋणताओं में अंतर आ गया। तो अगर विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है, तो मैंने आपको कल बंद क्लीवेज, बंद विखंडन में बताया था कि भाई अगर विद्युत ऋणताओं में अंतर है तो विस्मांस विखंडन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो विद्युत ऋणताओं में अंतर आया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बंद में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण क्या होगा कि बंद के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ खिसकेंगे। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ज्यादा विद्युत ऋणी यहाँ X है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ जाएंगे, X की तरफ शिफ्ट होंगे, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर आवेश कैसा आता है, उस पर आता है आंशिक ऋणावेश, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उस पर आंशिक धनावेश, यानी यहाँ पर X पर आंशिक ऋणावेश आएगा जबकि कार्बन पर आंशिक धनावेश आएगा। क्लियर है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, यहाँ कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे। इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हो ना, जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के पास, इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे। जो भी ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है ना। तो कार्बन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, ठीक है, यहाँ पर X की तरफ आकर्षित होंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, Y पर, क्योंकि Y के इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन की तरफ, आंशिक धनावेश आएगा। विद्युत ऋणताओं में अंतर जब भी होगा तो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, एक पर आंशिक धनावेश आएगा एक पर आंशिक ऋणावेश। आंशिक आवेश क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होते हैं, अगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाए तो पूरा आवेश आएगा, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो तो आंशिक आवेश आएगा, ठीक है ना। तो इस पर आवेश कैसा आएगा, आंशिक ऋणावेश। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये क्यों हुआ, ये हुआ भाई विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण। अब देखना कि ठीक है भाई आवेश आ गया, एक चीज मैंने आपको बता रखी है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवेश, चार्ज का मतलब होगा टेंशन, जिस पर जितना ज्यादा आवेश आएगा उस पर टेंशन उतनी बड़ी होगी। अब कोई भी अपने ऊपर टेंशन नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने ऊपर आवेश नहीं रखना चाहता है। जितने भी परमाणु है जिस पर आवेश है, या ऐसी प्रजातियां जिन पर कोई भी आवेश है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, तो कोई भी किसी भी प्रकार के आवेश वाली प्रजातियां जल्दी से जल्दी अपने आवेश को क्या करना चाहती है भाई, त्यागना चाहती है, ठीक है। तो कोई भी आवेश वाली प्रजाति जल्दी से अपने आवेश को डिस्चार्ज करना चाहती है, निरावेशित करना चाहती है, जल्दी से निरावेशित होना चाहती है। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ठीक है। तो कार्बन क्या चाहेगा कि इसकी कमी कहीं ना कहीं से क्या हो जाए, पूरी हो जाए, यानी कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, कार्बन उस कमी को पूरा करने के लिए जुगाड़ लगाएगा। कार्बन चाहेगा मैं कहीं और से क्या कर लूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूं, तो कार्बन जो है वो आजू बाजू वाले परमाणु जो है ना, इनसे ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा, जो बाजू वाला कार्बन है या बाजू वाला जो बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस पर भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये आगे वाले के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पर भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो del 1 del 2 del 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। X ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। इस कार्बन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब इन दोनों की विद्युत ऋणताएं तो क्या है, बराबर ही है। तो ये वाला कार्बन क्या इसको आसानी से खींचने देगा क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचने देगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन जिस ताकत के साथ X इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतनी क्षमता के साथ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ठीक है।
कि भाई जिस ताकत के साथ x इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, उस ताकत के साथ ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। इस पर मान लो एक 20 यूनिट इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस x ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर प्लस 20 यूनिट आवेश आया, इस पर प्लस 20 यूनिट आवेश आया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये वाला कार्बन 20 यूनिट इससे खींच लेगा और इसका आवेश 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन उस ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जिस ताकत के साथ x इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये क्या करेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, थोड़ा सा मान लो 10 यूनिट इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ओवरऑल चार्ज इस पर कितना बचा, 10 यूनिट चार्ज इस पर बच गया। ठीक है, तो यानी इस पर चार्ज बाकी रहेगा। ऐसा नहीं कि इससे इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसका आवेश खत्म, और ये वाला जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका आवेश खत्म। बिल्कुल इसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये वाला कार्बन जिस क्षमता के साथ इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला कार्बन उस क्षमता के साथ इससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। यानी जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे, जैसे जैसे x से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी अगर del 1, del 2, del 3 को कंपेयर करोगे, del 1 सबसे ज्यादा, फिर del 2, फिर del 3 सबसे कम। समझ रहे बात को, कि जैसे जैसे x से आगे जाएंगे, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, लगातार एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ यहां चेक करते हैं यहां पर क्या है। तो भाई यहां देखना क्या होगा, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। अभी मैंने कहा कि चार्ज चाहे पॉजिटिव आए, चार्ज चाहे नेगेटिव आए, चार्ज का मतलब होता है टेंशन। कोई भी परमाणु अपने ऊपर टेंशन नहीं रखना चाहता है, तो इस पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, अपना कुछ नेगेटिव चार्ज आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये भी अपना कुछ नेगेटिव चार्ज आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा। इस पर भी नेगेटिव चार्ज, -1, -2, -3। तो इनमें से परिमाण में सबसे बड़ा कौन सा होगा, del 1, फिर del 2, फिर del 3। परिमाण की बात कर रहा हूं, नेगेटिव से चेक नहीं करना है ना। तो परिमाण में सबसे ज्यादा ये, फिर ये कि जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो कुछ नेगेटिव चार्ज आगे वाले को शिफ्ट कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज तो थोड़ा और आगे वाले को शिफ्ट कर दिया, ये लगातार चलता जाए। ठीक है ना। तो भाई ये है, इसी को प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, कि क्या है कि विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण जो अपना कंपाउंड है ना, कंपाउंड, ये पूरा यौगिक विद्युत ऋणताओं में अंतर है, तो इसके कारण कंपाउंड में एक ध्रुवण उत्पन्न हो गया है। ध्रुवण का मतलब इस पर चार्ज आ गया, आवेशित हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बन गए हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, है ना। कि भाई पॉजिटिव, अगर मान लो विद्युत ऋणताओं में अंतर नहीं होता, ये वाला कंपाउंड जो है वो केवल ऐसा होता, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ तो विद्युत ऋणताओं में कार्बन कार्बन सब समान है, यहाँ पर कोई ध्रुवण उत्पन्न नहीं होगा। तो विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण कंपाउंड में ध्रुवण उत्पन्न हो गया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेरणिक प्रभाव बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, यदि दो परमाणु की विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण यौगिक में ध्रुवण उत्पन्न हो जाए तो इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कि भाई किसकी वजह से हुआ प्रेरणिक प्रभाव, विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण हुआ। अगर विद्युत ऋणताओं में अंतर नहीं होता ना तो ध्रुवण उत्पन्न नहीं होता, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण ध्रुवण उत्पन्न हुआ। अब दो केस है भाई, एक केस तो ऐसा है कि भाई इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। एक केस ऐसा है, यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का हो गया, एक तो जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, एक जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। तो भाई जिसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, जैसा कि इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं -I प्रभाव। क्या बोलेंगे, -I प्रभाव। ठीक है, और भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो मुख्य कार्बन श्रृंखला पर चार्ज नेगेटिव आएगा, इसको बोलते हैं भाई +I प्रभाव। तो ये दो प्रकार का हो गया, एक तो -I प्रभाव हो गया, एक +I प्रभाव हो गया। -I का मतलब तो हो गया भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, +I का मतलब हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। समझ गए बात को। ठीक है, तो
तो ये अपने पास है भाई प्रेरणिक प्रभाव। अब आपको इसके गुण ध्यान में रखने हैं, कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं प्रेरणिक प्रभाव के, वो पॉइंट्स मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो यही है कि प्रेरणिक प्रभाव में बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है। आंशिक विस्थापन होता है, ठीक है भाई। देखना जरा क्या है कि प्रेरणिक प्रभाव है तो ऐसा नहीं है कि X जो है वो बंध के इलेक्ट्रॉन लेके ही भाग जाएगा और ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये आगे इलेक्ट्रॉन लेके, ऐसा नहीं होगा। थोड़े से, मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से X की तरफ खींचेंगे और यहां पर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस वाले कार्बन की तरफ। आंशिक विस्थापन यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी जगह से थोड़े से जो है वो डिसलोकेट होंगे, थोड़े से इधर खिसक गए, इस बंध के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर चले गए, इस बंध के इलेक्ट्रॉन थोड़े से मामूली से इधर चले गए, ठीक है। ऐसा ही नीचे वाले कि भाई इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से कार्बन की तरफ चले गए, फिर इस बंध के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस कार्बन की तरफ और इस बंध के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस कार्बन की तरफ, ऐसा होगा। क्लियर है बात। तो भाई बंध के इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा स्लाइटली विस्थापन होता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये हो गया प्रेरणिक प्रभाव। बंध के इलेक्ट्रॉनों, प्रेरणिक प्रभाव में बंध के इलेक्ट्रॉनों का, प्रेरणिक प्रभाव में बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं इनसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रेरणिक प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो देखना सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई प्रेरणिक प्रभाव में केवल सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। यानी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए ना तो आपको पता है कि भाई अकेला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा प्रकार का होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो होगा क्या कि प्रेरणिक प्रभाव में केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, केवल सिग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे चल के जो है वो इस पर क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा अगला नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई अपने पास प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, तथा दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव घटता है, ठीक है। तो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, सबके लिए लागू होता है। प्रेरणिक प्रभाव जो है वो दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और तीन कार्बन के पश्चात यह लगभग नगण्य हो जाता है। तो तीन कार्बन के पश्चात ये क्या हो जाता है भाई, ऑलमोस्ट नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। देखना जरा ध्यान से कि भाई प्रेरणिक प्रभाव है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक दो तीन कार्बन तक ही क्यों बनाए, यहाँ पर भी तीन कार्बन तक ही क्यों बनाए, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। लगातार जैसे जैसे आप x से दूर जाते जाओगे ना तो इन कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है बाजू वाले कार्बन से, ये लगातार डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ही x से दूर गया, इस कार्बन की इससे खींचने की क्षमता ज़्यादा, इस कार्बन की इससे खींचने की क्षमता ज़्यादा और इस कार्बन की जो है आगे वाले से खींचने की क्षमता बहुत ही कम होगी। ऐसा ही यहाँ पर है कि y से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो प्रेरणिक प्रभाव घटता जाएगा, ठीक है ना। तो y से जैसे जैसे दूर गए तो इस कार्बन ने थोड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इस कार्बन ने थोड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इस कार्बन के अगले पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो ऐसे जैसे जैसे अपन दूर चलते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, प्रेरणिक प्रभाव में क्या आएगी भाई, लगातार कमी आएगी। क्लियर है बात। तो दूरी बढ़ने के साथ प्रेरणिक प्रभाव में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और तीन कार्बन के पश्चात ये क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ये चीज दोनों पर लागू होती है, प्लस आई और माइनस आई दोनों पर, ठीक है। अगला एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है, वो यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन का
प्रेरणिक प्रभाव नगण्य होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो। यानी हाइड्रोजन जो है ना, आप कहोगे कि सर कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतीयताओं में भी अंतर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रभाव कैसा होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन का प्लस आई प्रभाव होगा कि माइनस आई प्रभाव होगा। तो याद रखना हाइड्रोजन का ना तो प्लस आई होता है ना ही हाइड्रोजन का माइनस आई होता है, ठीक है ना। प्रेरणिक प्रभाव हाइड्रोजन का कैसा भी प्रदर्शित नहीं होगा, ना तो प्लस आई होगा ना माइनस आई होगा। इसका जो प्रेरणिक प्रभाव वो क्या होगा भाई, नगण्य होगा, जीरो होगा। हाइड्रोजन का कोई प्रभाव अपन को शामिल नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको प्रेरणिक प्रभाव में ध्यान रखने हैं। क्लियर है बात। अब जो अगला पॉइंट आता है अपना वो ये है कि भाई आखिर कौन कौन से समूह ऐसे हैं जिनका प्लस आई प्रभाव होता है और कौन से समूह ऐसे हैं जिनका माइनस आई प्रभाव होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई प्लस आई प्रभाव वाले समूह तो कौन से होंगे और माइनस आई प्रभाव वाले समूह कौन से होंगे। हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको तो मिटा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये भाई जो भी समूह मैं आपको बता रहा हूँ ना वो डायरेक्टली आपको क्या करना है, याद ही रखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम में आएंगे, ठीक है। और हम इनको इतना ज़्यादा काम में लेंगे कि ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार इनको देख लेना, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो आगे चल के अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको काम में लेंगे, बार बार ये रिवाइज होते रहेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, ठीक है। तो भाई कौन कौन से समूह ऐसे हैं जिनका प्लस आई प्रभाव होता है, तो ध्यान ये रखना है कि भाई O माइनस, ठीक है, या इसकी जगह लिखा हुआ आएगा ONA, ठीक है ना, ये इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है। फिर आता है भाई CO माइनस या फिर COONA, ठीक है, फिर इसका प्लस आई आता है। और फिर इसके बाद में जो है वो अपने पास आता है भाई R का मतलब कोई एल्किल समूह हो सकता है, जैसे CH3 है ना, C2H5, ये R होता है, तो इनका प्लस आई आता है सबसे ज़्यादा O माइनस, फिर CO माइनस और फिर जो है वो R, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ऑर्डर है, वो आपको क्या करना भाई, याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। ये प्लस आई प्रभाव का क्रम। अब R जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे CH3 हो गया, है ना, जैसे CH2 CH3 हो गया, जैसे भाई CH2 CH2 CH3 हो गया। अब इनमें से प्लस आई कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान ये रखना है कि भाई R के केस में, है ना, एल्किल समूह में, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव ये समानुपाती होगा भाई कार्बन की संख्या के। कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी एल्किल समूह का प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। यानी इन तीनों में कंपेयर करें ना तो भाई ये प्लस आई का क्रम आएगा। आपको डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्लस आई का क्रम सही है, निम्न में से कौन सा माइनस आई का क्रम सही है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये प्लस आई का क्रम, अगर मान लो आर की संख्या समान आ जाए, यदि कार्बन की संख्या समान आ जाए, यदि कार्बन की संख्या समान हो, ठीक है, अगर मान लो कार्बन की संख्या समान आ जाए तो इस केस में प्लस आई प्रभाव जो है, तो प्लस आई प्रभाव ये समानुपाती होगा भाई शाखन के। जितनी ज़्यादा शाखाएं होगी, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी, प्लस आई प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखना, CH2 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 CH3, एक तो ये समूह है, एक मेरे पास ये समूह है CH2 CH CH3 और CH2 CH3, एक ये समूह है। एक मेरे पास ये समूह है भाई CH2 C CH3 CH3 CH3, एक ये समूह है। 5 कार्बन है ना, इसमें भी कितने हैं, 5 कार्बन है और यहाँ पर भी 5 कार्बन, कार्बन की संख्या समान आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इधर किसी समूह से जुड़ा है, ये वैलेंसी खाली छोड़ रहा हूँ ना, यानी इधर कुछ है, ठीक है, उस पर आर चेक करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कार्बन की संख्या समान है, तो इसमें शाखन सबसे ज़्यादा है, 3 कार्बन की श्रृंखला, 4 कार्बन की श्रृंखला, 1 ब्रांच है। यहाँ पर 5 कार्बन की श्रृंखला, ब्रांच 1 भी नहीं है। यहाँ पर 2 ब्रांच है, साइड ब्रांच 2 है, तो इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा। ये आपको आर के केस में ध्यान में रखना है। क्लियर है बात। फिर देखो जरा, एक तो अपने पास ट्राइटियम, एक ड्यूटेरियम, एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये 3 है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो ऑलमोस्ट क्या होता है, नगण्य। अगर इन तीनों को कंपेयर करें
तो ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। ऐसे ही अगर Ct3 लिख के दे दे, एक CD3 लिख के दे दे, एक CH3 लिख के दे दे, तो इनमें से सबसे ज़्यादा Ct3 का होगा, फिर CD3 और CH3 का सबसे कम। ये जो ऑर्डर में लिखा रहा हूँ ना आपको, ये एक बार याद रखने हैं, एक बार क्या करने, याद रखने हैं। क्लियर है बात? क्योंकि भाई इनको अपन आगे काम में लेंगे, ठीक है। फिर भाई देखो R का प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें R का माइनस आई प्रभाव भी होता है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड जो है इनको बोलते हैं भाई कार्ब धात्विक यौगिक, जो होते हैं ना कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिकों में R का माइनस आई प्रभाव होता है। ये लाइन ध्यान में रखना। क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि भाई निम्न में से किसमें एल्किल समूह का माइनस आई प्रभाव होगा। अब ये कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे धातु से जुड़ा होता है उनको कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। जैसे भाई एक बताया था मैंने आपको RMgX, इसका क्या नाम था, ग्रिग्नार अभिक्रमक। तो ये कार्ब धात्विक यौगिक है। याद करो शुरू में जब मैंने आपको कॉमन नेम पढ़ाए थे, है ना, स्रोत के आधार पर, खोजकर्ता के आधार पर, तो खोजकर्ता के आधार पर बताया था ग्रिग्नार अभिक्रमक, गिलमान अभिक्रमक, फ्रैंकलैंड अभिक्रमक। तो ये जितने भी है सारे कार्ब धात्विक यौगिक है, इनमें कार्बन जो है ना वो डायरेक्टली धातु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर R जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचता है। तो खींचने वाले आ गए तो इसका माइनस आई प्रभाव होगा, है ना। तो ध्यान में रखना कार्ब धात्विक यौगिक जो होते हैं इनमें एल्किल समूह का माइनस आई प्रभाव प्रेक्षित होता है। बाकी कार्ब धात्विक यौगिकों पर पूरे डिटेल में आपके 12th में एक चैप्टर है, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उस पूरे मतलब 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ते हो, ठीक है ना, वहाँ डिटेल में बात कर लेंगे। तो ध्यान में रखना भाई इस लाइन को, क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसमें R का माइनस आई प्रभाव प्रेक्षित होगा, ठीक है। तो ये तो है भाई प्लस आई प्रभाव के बारे में। जितना भी ऑर्डर, जितनी भी सीक्वेंस मैंने आपको लिखाए हैं एक बार के लिए याद कर दो, कैसे काम में लेना है, क्या काम में लेना है, इनकी बातें अपन आगे करेंगे, ठीक है। और रही बात माइनस आई की, तो आज की क्लास यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइनस आई प्रभाव का क्रम बताऊंगा। इसके अलावा ये कैसे काम में क्या लेने हैं इसकी बात भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार के लिए इसको क्या करो, नोट करो, अच्छे से याद रख लो। क्लियर है बात? तो इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप करें, लगातार व्हाट्सएप जुड़े रहें। और नेक्स्ट इसको हम आगे की क्लास में इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।